हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है, इकोनॉमिक्स विषय हम लोग आपका देख रहे हैं और ग्रामीण विकास के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। ग्रामीण विकास के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट दो ऐसे हम तथ्यों को देख रहे थे, एक था विपणन और एक था आपका साख। साख को हम लोग अच्छी तरह देख सकते हैं, ऋण व्यवस्था के बारे में क्या स्थिति है, क्या भारत सरकार उसमें काम कर रही है, क्या उसकी कमी है, किस तरह का प्रबंधन है, उन सभी को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से आपका एक एक करके बहुत अच्छे से देख चुके हैं। और आज हम बात करेंगे आपका कृषि विपणन की कि बाजार व्यवस्था ग्रामीण आधारित आपके क्षेत्रों में किस प्रकार है, क्या सरकार की आपकी संरचना है और किस प्रकार की क्या चीजें हैं, उन सब पर हम लोग अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आप सब बच्चों बिल्कुल रेडी रहिए। अगर कोई आपका डाउट है किसी प्रकार का, कोई आपका प्रश्न है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही लेक्चर के अंतर्गत, जब आपने रिवीजन किया होगा, किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या आती है तो कृपया लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट, आप अपना जो भी कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको रिवीजन भी करवाना है, तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम लोग पीछे चलते थोड़ा सा और एक बार हम लोग आपका रिवाइज करते हैं कि हम लोग आखिर कितना पढ़ चुके थे इस लेक्चर के माध्यम से, ताकि सारी चीज़ों को हम लोग जान लें। देखिए, हम लोग जो था इस लेक्चर के अंतर्गत, आपको जैसे पता है नाबार्ड जो बैंक की स्थापना हुई, ग्रामीण क्षेत्र में साख और विपणन को लेकर हमने सबसे पहले जो है आपका साख यानी कि भारत में जो है ग्रामीण क्षेत्र में ऋण व्यवस्था के अनुसार सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, उसको समझा और देखा कि क्या स्ट्रक्चर उसमें बना हुआ है, क्या सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग आपका एक एक करके बहुत अच्छे से देख रहे थे, उनको पढ़ रहे थे और उनको हम समझ रहे थे। अब देखना है कृषि विपणन व्यवस्था कि जो आपकी कृषि है, इसमें जो आपका विपणन है, इस आपकी विपणन में क्या व्यवस्था है, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा इनको पढ़ते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम जो अनाज, फल, सब्जी आदि रोज खाते हैं, वे देश के अलग अलग क्षेत्रों से किस प्रकार नियमित रूप से हम तक पहुंच जाते हैं? अब कह रहे हैं कि देखिए, कभी आपने सोच कर देखा है कि जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं, चाहे भोजन हो, चाहे अनाज हो, चाहे फल हो, साग सब्जियां हो, जो भी हम रोजमर्रा के जीवन में खाने में यूज करते हैं, आखिर में किस क्षेत्र से होती हैं, किस रूप तक, किस स्थिति में, कैसे हम तक पहुंचती हैं? क्या कभी आपने सोचा है? देखिए, इन्हें हम तक पहुंचने का माध्यम बाजार व्यवस्था है। कह रहे कि अगर ये चीजें हम तक पहुंचती है तो उसका एक चीज है कि बाजार जो आपकी व्यवस्था है, उस बाजार व्यवस्था के माध्यम से ही ये सारी चीजें हम तक क्या होती हैं, आपका पहुंचती हैं। अब देखिए, ये कह रहा है कि तो कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिसे देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थ का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है। अब कह रहे हैं कि ये ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है आपका विपणन, जिसमें क्या होता है, जो एग्रीकल्चर हमारे पदार्थ हैं, इन पदार्थ का क्या होता है, आपका संग्रहण, यानी कि हम इनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इनको क्या करते हैं, हम इनका प्रसंस्करण करते हैं, हम इनको चीज़ों को बदलते हैं, ठीक। फिर हम इनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं, उससे पहले इनकी पैकिंग की जाती है। फिर इनका करते हैं हम लोग अपना क्लासिफिकेशन की कौन सी चीज़ कहाँ भेजनी है, कैसे भेजनी है, और उसी हिसाब से आपका वितरण होता है, तब कोई चीज़ हम तक आके प्राप्त होती है। देखिए, किसान ने अपने खेत में कोई फसल उपजाई, मान लीजिए गेहूं, चावल, गन्ना, कुछ भी, उसका अगर मान लीजिए आपका गन्ना है, गन्ने का, अब गन्ना आपको सीधा तो मिलेगा नहीं, गन्ने का आपको जो है क्या करना पड़ेगा, गन्ने के लिए आपके मील होते हैं, मील में आपका गन्ना जाता है, वहाँ गन्ने का रस पिलता है, रस के बाद आपके चीनी यानी कि शक्कर बनती है, गुड़ बनता है, चीनी बनती है, मिश्री बनती है, सीरा बनता है, और फिर वो क्या होता है, पैकिंग होता है उसी के साथ कि आपको चीनी चाहिए, गुड़ चाहिए, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर जैसा उसकी क्वालिटी वैसा उसका वर्गीकरण होता है, फिर उसका वितरण होता है। उसी के आधार पर ये सारी चीजें होती हैं, ठीक। स्वतंत्रता पूर्वक व्यापारियों को अपना उत्पादन बेचते समय किसानों को तौल में
हेरा फेरी तथा खातों में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता था। अब कह रहे हैं कि जब आपके देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे क्या था, जो आपके व्यापारी थे वो क्या करते थे, जितना भी उत्पादन के समय वो आपकी चीजें ले रहे हैं, किसान से बेच रहे हैं, वो तोल मोल में क्या करते थे, हेर फेरी करते थे कि बताएंगे कुछ और, तय कुछ और कर लेंगे, ठीक, ज्यादा तोल लेंगे। तो इस तरह की जो गड़बड़ी थी वह किसानों के साथ प्राय आम थी उस समय के सामने। प्राय किसानों को बाजार में प्रचलित भावों का पता नहीं होता था, और कह रहे हैं कि जो किसान है उन किसानों को ये नहीं पता था कि प्रचलित भाव आपका कितना है, रेट कितना बना हुआ है, और उन्हें अपना माल बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता था। अब देखिए ये स्थिति बनती थी, उनको क्या बेचना पड़ता था कि जो माल है वो उनको बहुत कम कीमत पर आपका बेचना पड़ता था। उनके पास अपना माल रखने के लिए अच्छी भंडारण सुविधा नहीं थी। कह रहे कि उनके पास अपना वो माल रखें किसान, इनके पास क्या नहीं था, स्टोरेज नहीं था। अतः वे अच्छे दाम मिलने तक माल की बिक्री को स्थगित नहीं रख पाते थे। क्या नहीं कर पाते थे कि अगर आपको माल अच्छा मिल रहा है तो उसके माल अच्छा मिलने के लिए वो उसको स्थगित आपका नहीं रख पाते थे। क्या आप जानते हैं कि आज भी 10% से अधिक कृषि उत्पादन भंडार सुविधा के अभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। कह रहे कि आज भी ऐसा है भारत में कि 10% से अधिक जो एग्रीकल्चर का जो आपका प्रोडक्शन होता है और जो उसका रिजर्वेशन है, जो उसकी सुविधा है, वो आज भी उसका कैसा है, अभाव है। ठीक, यानी कि हम अभी जितना हमारे पास भंडारण है, हम वो सारा भंडारण हम नहीं कर पाते। उनकी टोटल जो आपका प्रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है वो हमारे पास नहीं है, हम अभी उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए सरकार को निजी व्यापारियों को नियंत्रण रखने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने को बाध्य होना पड़ता है, और कह रहे हैं कि यही कारण है कि जब चीजें नहीं हैं तो सरकार को क्या करना पड़ता है, इस तरह से निजी जो आपके व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में अपना इंटरफेयर करते हैं, और सारा इंटरफेयर आपका करने के माध्यम से कुछ चीजें उनको क्या होनी पड़ती हैं, आपकी बाध्यकारी होना पड़ता है उनके लिए। आइए हम कृषि विपणन के विभिन्न पहलुओं को सुधारने के लिए किए गए 4 प्रमुख उपयोग को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें। क्या समझे हम लोग इसको कि 4 कौन से चीजें हैं जो आपका विस्तार पूर्वक जो आपकी समझी हैं, इनको देखें। पहला कदम व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन की दिशा, कि पहला कदम तो हम क्या उठाएं कि सबसे अच्छी व्यवस्था हो और बिल्कुल हर काम में पारदर्शिता हो, खास कर विपणन की दिशा में ऐसी कोशिश होनी चाहिए। ये पहले स्टेप है। अब देखिए इसको वहीं रोकते हैं थोड़ा सा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चित्र को देखिएगा आप, किस तरह से ये देखिए भीड़ लगी हुई है बाजारों में। ये अनाज है, जो किसानों के अनाज आप देखिए रखे हुए होंगे। इन अनाजों को देखिएगा, ये बैठे व्यापारी वर्ग जो अनाजों को आप खरीदेंगे, ये उन्होंने सारी अब बोरी भर के अपने खरीद लिया है। तो इस प्रकार से जो व्यापारी हैं बड़े बड़े, वो अपना अनाज आपका खरीद रहे हैं और उनको स्टॉक बना रहे हैं। इस प्रकार से सारे जो अनाज है वो लोग क्या करते हैं, उसका स्टॉक करते हैं। ठीक, इस प्रकार से सारी चीजें होती हैं। ध्यान रखिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। का निर्माण करने के लिए बाजार का नियमन करना था। अब उनको क्या करना था कि जो बाजार है उस बाजार का वो आपका नियमन करें। ठीक, ये उनको देखना था। ठीक है जी, ताकि अगर आप चाहते हैं कि सारी व्यवस्था हो, विपणन व्यवस्था अच्छी बने, पारदर्शिता आए, ये सारी चीजें, इस नीति से बहुत दूर तक कृषि मतलब जो आप कृषक और उपभोक्ता दोनों ही वर्ग लाभान्वित हुए। अब कह रहे हैं इस चीज से जो आपके कृषक हैं, जो आपके किसान हैं, उपभोक्ता जिसको मूल रूप से आपकी वस्तु चाहिए, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इन चीजों से आपके लाभान्वित हो जाएंगे। दोनों ही वर्ग लाभित होंगे। हालांकि लगभग 27,000 ग्रामीण क्षेत्रों में अनियत मंडियों का विकास किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में की मंडियों की वास्तविक क्षमता का लाभ उठा पाना संभव हो। अब कह रहे हैं कि अगर हम लोग ये कर पाए कि जो 27,000 जो हमारे पास गांव हैं और जो उसमें अनियमित रूप से जो आपकी मंडी चल रही हैं,
अगर हम उन सारी मंडियों को अगर हम लोग आपका विकसित कर लें, तो ये मान लीजिए सारी मंडियों को वो आपका विकसित करने पर क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो जिनको अगर हम लोग कर लेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो हमको मिल जाएंगे, जिनका हम लोग लाभ आपका उठा सकते हैं, उन सब का ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय सड़कों, रेल मार्गों, भंडारों, गोदामों, शीतगृह और प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में भौतिक आधारित संरचना का प्रावधान किया जाना है। क्या करना है कि चाहे आपके भंडार गृह हो, चाहे आपके गोदाम हो, चाहे आपके शीतगृह हो, चाहे आपका प्रसंस्करण क्या हो, इकाई हो, इन सारी चीज़ों में इन्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन सारी चीज़ों में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा ये भौतिक रूप से जो आधारित जो आपकी संरचना है उसका क्या प्रबंध है, क्या सारी चीज़ें हैं, इनको अच्छे रूप से आपको जानना है। किंतु अभी तक वर्तमान आधारित सुविधाएं बढ़ती मांग को देखते हुए नियत अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं। कह रहे हैं जिस प्रकार आपके वर्तमान में जो आधारिक सुविधाओं की जो मांग है, अगर उन मांग को हम लोग देखते हैं तो उन मांग को देखते हुए हम तो क्या मिलता है बच्चों, जितनी भी हम लोगों ने चीज़ें करी हैं वो अभी कैसी हैं, अनिर्यात मतलब अपर्याप्त हैं, आपका क्लियर है, और हमको वो पूरी तरह से नहीं है, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता, जिनमें हम क्या चाहते हैं कि जिनमें कैसा हो आपका रिफॉर्म हो, ऐसी हमारी कोशिश रहे ताकि सारी चीज़ें क्या हो जिनके हम लोग सुधार कर लें, उनके सुधार की कैसी हो आवश्यकता। सरकार के तीसरे उपाय में सरकारी विपणन द्वारा किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य सुलभ कराना चाहिए। क्या कराना पड़ेगा? कह रहे जो किसान हैं उन किसानों को अपनी मंडियों के लिए अगर चाहते हैं उनको मंडी मिले अपने उत्पाद को, देखिए जो किसान है अगर वो चाहता है कि जो उसका उत्पाद है उस उत्पाद को क्या मिले, उचित मूल्य मिले, और उसे वो आपका सुलभ करना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? गुजरात तथा देश के कई अन्य भागों में दूध उत्पादक सहकारी समिति ग्रामीण अंचलों के सामाजिक तथा आर्थिक परिदृश्य का कायाकल्प कर दिया है। अब देखिए एग्जाम्पल दे रहा है इसी का कि गुजरात में क्या है, अंचलों का एक देखिए यहाँ क्या बना है, दूध उत्पाद सहकारी आपकी समिति है, सेमी गवर्नमेंट है। इसमें क्या हो रखा है कि जितना भी दूध उत्पादन होता है ये उसके आपका प्रोडक्ट बनाते हैं, उन प्रोडक्ट को बाजार में बेचते हैं, उन बाजार में बेचने में जितने भी काम करते हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आता है। और अगर हम इस तरह के प्रयास करें जैसा आपका गुजरात कर रहा है तो बहुत सारे रिफॉर्म, बहुत सारे चेंजेस जो हैं हम लोगों को इसमें आपको देखने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक। अब देखिए, किंतु अभी भी कुछ स्थानों पर सहकारिता आंदोलन में कुछ कमी दिखाई दे रही है। कह रहा अभी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सहकारिता जो आंदोलन है उस आंदोलन में बहुत सारी कमी दिखाई देती है। इनके कारण है सभी कृषकों को सहकारिता में शामिल नहीं कर पाना। क्या कारण है कि जितने भी ये सारी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल ना कर पाना, ये भी एक बहुत बड़ी जो है आपकी समस्या बनी है। विपणन और प्रसंस्करण, सहकारी समितियों के बीच संबंध सूत्र का नहीं होना और अकुशल वित्तीय प्रबंधन। और कह रहे ये सब चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि जो आपका विपणन है और जो आपका प्रोसेसर जो आपका प्रसंस्करण है, जो आपकी प्रोसेस है पूरी, उसके बीच में क्या है, जो बीच का जो सूत्र संबंध है वो स्थापित नहीं होना भी, और जो अकुशल प्रबंधन है, ये सारी चीज़ें इसमें अंदर है। चौथे उपाय के अंतर्गत नीतिगत साधन है, जैसे कृषक उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत सुनिश्चित करना, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार का रखरखाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों और चीनी का वितरण। इन संसाधनों का ध्येय क्रम से किसानों की उपज के उचित दाम दिलाना तथा गरीबों को सहायकीय युक्त, यानी कि जो आपकी सब्सिडी होती है, सब्सिडी जो आपकी चीज़ें मिलती हैं, सहायक युक्त आपकी कीमतों पर
वस्तुएं क्या कराना, आपकी उपलब्ध कराना। ये सारी चीजें इसमें आपकी इम्पोर्टेंट है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि सरकार अगर इस तरह से काम करे कि जो सार्वजनिक जो आपके राशन प्रणाली, जिसको हम आपका पीडीएस बोलते हैं, गेहूं चावलों का जो आपका रख रखाव है उनको करते हैं, जो आपकी भंडारण की व्यवस्था है, चीनी खाद्य मिल जो आपका प्रसंस्करण होता है, अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हो रखी हैं। यद्यपि सरकार के इन सभी प्रयासों के बाद भी आज तक कृषि मंडियों पर निजी व्यापारी, साहूकारों, ग्रामीण राजनीतिज्ञों, सामंतों, बड़े व्यापारियों तथा अमीर किसानों का वर्चस्व बना रहा। कैसा बना रहा कि इन सब लोगों का जो वर्चस्व है वो आज भी वर्चस्व इनका बहुत अच्छे से क्या है आपको बरकरार है और वो आपका बना हुआ है। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, इसके लिए जरूरी है कि सरकार की मध्यस्थता, खासकर जब जब कृषि उत्पाद बड़े हिस्सों पर निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। कैसा होता है? खास कर उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि जो आपके बड़े उत्पाद हैं, बड़ा हिस्सा है, उन क्षेत्रों का जो उनका नियंत्रण है, उस नियंत्रण की हम लोग आपका बात कर रहे हैं कि क्या पूरी स्थिति इसमें बनी हुई है, थोड़ा सा आपको जानना है। तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप कर एक एक चीजें जो हैं हमको मिल रही हैं, हमको देखने के लिए मिल रही हैं, क्या चीजें हैं, किस प्रकार है, कैसी व्यवस्था है, क्या तंत्र बना हुआ है, उसमें क्या खामियां हैं, किस प्रकार साहूकार, जमींदारों, जो बड़े किसान सामांत का वो आपका वर्चस्व है और कैसे सरकार अपनी मध्यस्थता के रूप में उभर रही है। इन सारी चीजों को हम लोगों को बहुत अच्छे से आपका ये सारी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, सहकारी संस्थाएं और सहकारिता सकल सकल कृषि उत्पाद के मात्र 10% अंश के आदान प्रदान में सफल हो पा रही हैं। कितनी हो पा रही हैं? 10% अंशदान में आपका सफल हो पा रही हैं। शेष अभी भी निजी व्यापारी के हाथों में है। और शेष कैसी हैं आपकी कि जो निजी व्यापारी हैं, उन निजी व्यापारियों के हाथों में आपका ये चीजें हैं सारी फंसी हुई। सरकार की मध्यस्थता ने कृषि विपणन व्यवस्था को अनेक रूप से प्रभावित किया है। कह रहे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें जो आपकी कृषि विपणन जो आपकी व्यवस्था है, उन व्यवस्था में बहुत सारे अनेक ऐसे रूप हैं जिनको आपका प्रभावित किया है। ठीक, इसको हमको देखना है। जैसे कह रहा है कि वैश्वीकरण के इस युग में कृषि के त्वरित कुछ विद्वानों का कहना है, कह रहे कुछ ऐसे विद्वान है जो आपके तुरंत आपके इंस्टेंट जो आपके बोलते हैं कि किसानों की आय बढ़ने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण हो, बशर्ते कि इसमें सरकार की मध्यस्थता ना हो। कह रहे कि जो बाप की कृषि है, उस बाप की कृषि में क्या होना चाहिए बच्चों? व्यवसायीकरण होना चाहिए। और लेकिन इसकी शर्त है कि इसके अंदर क्या हो? सरकार की मदद ना हो, बल्कि आपकी इसमें क्या राय है? ये राय पूछ रहा है कि अगर आपको मध्यस्थता करनी है तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए, क्या चीजें हैं, उस सब विषय में आपकी जो है ये बात कर रहा है। तो आप इनको एक एक करके बहुत अच्छे से इनको देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या चीजें हैं, किस तरह से हम लोग आपकी मंडी स्थापना की बात कर रहे हैं, कैसे उसमें वर्चस्व लोगों का, किस प्रकार से चीजें हमको प्राप्त हो रही हैं, क्या हमको स्ट्रक्चर अब आपका डेवलप करना है, किस प्रकार की कमी खामियां रही हैं, हमको उन सब चीजों को देखना है। ये सारी चीज हम लोगों को इस लेक्चर के माध्यम से समझ आ रही होंगी। अब थोड़ा इसी में एक आगे तरफ बढ़ चलते हैं, देखते हैं वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यमों का दुष्प्रभाव। अब देखिए दुर्भाव क्या है। अब यह बात अभी अनुभव कर रहे हैं कि यदि किसान स्वयं ही उपभोक्ता अपना उत्पादन बेच सके तो उससे अधिक आय प्राप्त होगी। अगर कोई आपका किसान है वो स्वयं क्या कर सके कि जो उपभोक्ता को क्या कर सके, जो अपना उत्पादन आपका बेच सके। इसको समझिए, जैसे मान लीजिए मैं किसान हूं और आपको गेहूं की आवश्यकता है, तो मैं गेहूं मंडी में ना बेचकर सीधा मैं आपको बेच दूं, तो आपको भी सस्ता मिलेगा और मेरे को भी लाभ ज्यादा होगा। ठीक, अब देखिए कैसे होता है। तो उससे अधिक आय प्राप्त होगी और इसमें क्या होगा कि उसे क्या मिलेगी? अधिक आय मिलेगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी पुणे के
अटपासर मंडी आंध्र प्रदेश तथा आपका तेलंगाना की रायथूबाज नामक फल सब्जी मंडी, तमिलनाडु के झावुरी मंडी के कृषक बाजार इस प्रकार से विकसित हो रहे वैकल्पिक क्रय विक्रय के माध्यम के कुछ उदाहरण हैं। कह रहे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आपको मैंने बताए हैं जहां वैकल्पिक रूप से और दूसरे ऑप्शंस आपके पास हैं कि जहां आप सीधे जाकर आप लोगों को क्या कर सकते हैं कि अपना जो उत्पाद है, जो आपका सामान है, आप उनको सीधे जाकर उसको बेच सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, उनको सीधे जाकर उसको बेच सकते हैं, इन चीजों को देख सकते हैं। अब देखिए, ये सब कुछ वैकल्पिक विपणन संरचना के उदाहरण हैं। कैसे हैं? कुछ आपके वैकल्पिक, कुछ आपके विपणन है, उन सब विपणन के क्या है, एग्जाम्पल है। यही नहीं, अनेक राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय तुरंत खाद्यान्न पदार्थ, ठीक, क्लियर है, जिनको हम फास्ट फूड बोलते हैं, बनाने वाली कंपनी अभी भी किसानों के साथ कृषि उत्पाद की खेती के लिए उत्पादकों से अनुबंध कर रही हैं। कह रहे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फार्मिंग करती हैं, जो गांव के किसान हैं, लोग हैं, वो उनसे कांटेक्ट कर रही है कि जितना तुम अपना प्रोडक्शन करोगे उसका कुछ। अब देखिए, यहाँ एक शब्द आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, वो किसानों के पास जाती हैं, जो बड़े किसान हैं, उनको बोलती हैं कि पूरी जमीन हम लोग क्या करेंगे, आपको एक ही फसल को हायर करना है, और उस फसल को हायरिंग के लिए क्या होगा कि आप जितना उसको हायर करेंगे तो जितना उसमें प्रोडक्शन होगा आप सारा हमें बेचेंगे, और हमारी खरीदने की जिम्मेदारी, और आपको एक ही फसल उगानी है। तो इस प्रकार से अनुबंध का मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ये किसानों को उचित बीज तथा अन्य आगतों तो उपलब्ध कराती हैं, उन्हें पूर्व निर्धारित कीमतों पर माल खरीदने का आश्वासन भी देती है। क्या करती हैं कि जो अपनी पूर्व कीमत है उनको खरीदने का वो आश्वासन भी दे रही हैं कि जितनी हमने चीज फिक्स की हैं उसी के अनुसार हम अपनी चीजों को खरीदें। यह कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्था किसानों की कीमत विषयक आकांक्षाओं और जोखिम के निवारण करेंगी, साथ ही इन्हें कृषि उत्पाद पदार्थों के बाजार का भी विस्तार होगा। क्या होगा? जो आपके कृषि पदार्थ के जो बाजार हैं वो इनका विस्तार होगा। क्या इस प्रकार की व्यवस्था में छोटे किसानों की आय में वृद्धि होगी? क्या होगी? छोटे जो आय हैं के जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि होगी। उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण। कह रहे जो आप देखिए, कह रहे जो उत्पादक जो आपकी चीजें हैं, अगर हम लोग उनकी आपकी गतिविधियों में विधिकरण करें, अलग अलग चीजों को हम उगाएं, बहुत अच्छे से उनकी आपकी पैदावार करें, तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमको आपका बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से हम लोग उनको प्राप्त कर सकते हैं और हम लोग उनको देख सकते हैं। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको विचार रखना है। ठीक, तो पहले मुझे बताइए, फिलहाल जो हमने अभी 6.4 यूनिट पढ़ी थी विपणन, कि हम मार्केट बाजार को कैसे डेवलप करें, उस चीज के अंतर्गत कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ ना आई हो, कोई आपका प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को इस पूरी व्यवस्था को मजबूत करना है। जो मंडियों की बात हम लोग कर रहे हैं, हम कैसे उसको डेवलप कर पाएं, क्या हमारी थ्योरी होना चाहिए, क्या हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इन सभी पर हम लोग अपनी बात करें, तो हमको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको मिल सकती हैं, जिनकी हमको जरूरत है। ठीक, और हमको इन सब पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब देखिए, विविधीकरण के दो पहलू हैं। एक पहलू तो फसलों के उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है। कह रहे कि जो हमको चेंजेस लाने हैं, जो हमको विविधीकरण करनी है, बदलाव लाने, मान लीजिए, उन बदलाव में अगर हम उसका पहलू कदम को देखें, जो पहला कदम होगा वो क्या होगा? फसलों के उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित, कि जो हम फसल अपना उत्पादन कर रहे हैं, जो जिस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं, उस पैटर्न में हम चेंज की बात कर रहे हैं। दूसरा बात कर रहे हैं श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य संबंधित कार्य जैसे पशुपालन, मुर्गी और मत्स्य पालन आदि तथा
गैर कृषि क्षेत्र में लगना है। क्या करना है आपको? जो गैर कृषि क्षेत्र हैं उन सारे गैर कृषि क्षेत्र में आपका इसको लगना है। ये सारी ये चीज़ें हैं, इन सारे को हम लोगों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है और ताकि सारी चीज़ें आपको ध्यान रहे। इस विभेदीकरण की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि सिर्फ खेती के आधार पर आजीविका कमाने में जोखिम बहुत अधिक हो जाता है। कह रहे ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि जो जिनकी आजीविका है, जिनकी केवल गुजर बसर रोटी अभी कहिए केवल उनके दम पर चल रही हो, वो बहुत अधिक जोखिम भरी हो जाती है। अतः विभेदीकरण द्वारा हम न केवल खेती को जोखिम में करने के सफल होंगे बल्कि ग्रामीण जन समुदाय को उत्पादक और वैकल्पिक धारणीय आजीविका के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। कह रहे कि ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम लोग ये आपका करा दें तो इस कराने से बहुत सारी हमको सफलताएं मिलेंगी। जैसे जो आपका ग्रामीण जो आपका जन समुदाय है उसमें उत्पादकता और वैकल्पिक रूप से आपका धारणीय आजीविका यानी कि सस्टेनेबल जो आपका सस्टेनेबल जो आपका आजीविका है वो आपकी मेंटेन रहेगी और उसके बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं हमारे सामने खुलेंगे। क्लियर है? आप देखिए अगर हम लोग ऐसा कर पाए तो अब एक बार क्या करें, देश में अधिकांश, ये ध्यान रखिए, बात करा देश में अधिकांश, चलिए इसको पहले यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा इसको नहीं छोड़ते हैं। एक चित्र आपके सामने दिखाया गया है, गुड़ निर्माण कृषक क्षेत्र का संबंध क्रियाकलाप है। अब देखिए जिन लोगों को ये छोटे स्तर का उद्यम है और गुड़ निर्माण का क्षेत्र है और एग्रीकल्चर का ये सेक्टर मान लीजिए, क्योंकि जो गन्ना है उस गन्ने की पिलाई होगी मशीन के इस माध्यम से, उसके बाद रस बनेगा, उस रस को गर्म किया जाएगा, फिर उससे गुड़ बनेगा, शक्कर बनेगी और फिर इसी से यह हम जो है इसी के बीच में आपका चीनी का प्रोसेस भी होता है, शुगर का, जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने का लाभ हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को आपका ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो बच्चों आपने व्यवस्था को देखा कि आपका किस प्रकार की आपकी व्यवस्था है, क्या चीजें हैं, कैसे विपणन की व्यवस्था बनी हुई है, कैसे हम मंडियों को आपका डेवलप करने की बात कर रहे हैं, कैसे हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी नई चीजें आ रही हैं, उन पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं ताकि जो आपका ग्रामीण जन समुदाय है उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, और साथ ही में साख से जो आपकी ऋण व्यवस्था है कैसे हम किसानों को आर्थिक रूप से मदद आपके दे सकते हैं और क्या बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो आपके हो सकते हैं, हमें इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से वो आपका देखना है, जानना है, पढ़ना है। क्लियर है? मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों को आज का और कल का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई आपका डाउट है किसी प्रकार का, कोई आपका प्रश्न है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो आप लाइव जोड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक बच्चों पहुंचा सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।